हमारा कानून देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज 8 मार्च 2016 है और आज हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज वो दिन है जब हम महिलाओं के अचीवमेंट्स का, उनके अधिकारों का दुनिया भर में उन्हें सेलिब्रेट करते हैं, उन्हें याद करते हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। मैं हार्वर्ड लॉ स्कूल में हूँ और आज के हमारा कानून के वीडियो में मैंने सोचा कि हम बात करें घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम। काफ़ी ही सीरियस टॉपिक है, ग्रेव टॉपिक है और आज खुशी के दिन पर शायद इस पे बात करना जायज़ नहीं है, लेकिन कुछ तथ्यों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो इंडिया ने इस बात पे रिपोर्ट किया कि हर 3 मिनट में इंडिया में एक महिला के अगेंस्ट में किसी ना किसी प्रकार का क्राइम जो है वो होता है और वो रिपोर्ट किया जाता है। और हर 6 घंटे में एक जवान इंडियन महिला जो है वो मरी पाई जाती है, चाहे उसे जला दिया जाता है दहेज की डिमांड से या उसे मार के उसकी हत्या कर दी जाती है। किसी एक प्रकार से उसकी हत्या जो है वो किसी ना किसी कारण से हो जाती है और ये हर 6 घंटे में होता है। तो इन तथ्यों को मध्य में रखते हुए मैंने सोचा कि हम बात करें घरेलू हिंसा अधिनियम की। ये एक ऐसा अधिनियम है जो 2005 में आया और जब आया तो इसकी काफ़ी अप्रिसिएशन भी हुआ, काफ़ी तारीफ़ भी हुई, लेकिन तारीफ़ के साथ साथ काफ़ी क्रिटिसिज्म भी हुआ। इसके पहले कि हम इस अधिनियम के अलग अलग प्रोविजंस में जाएं, पहले हम इसके क्रिटिसिज्म की बात कर लेते हैं कि एक्ट में कमी क्या है। देखिए, एक्ट का जो टाइटल है वो कहता है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। मतलब टाइटल में ही जो है वो महिलाओं की सुरक्षा की बात की जा रही है। तो काफ़ी लोग ये बात या सवाल रेस करते हैं कि पुरुषों के अधिकार का क्या, पुरुषों के अगेंस्ट में भी तो घरेलू हिंसा हो सकती है। या कई बार ऐसा देखने में आया है, अधिकतर नहीं लेकिन कई बार महिलाएं जो हैं उन्होंने इस अधिनियम का दुरुपयोग किया है अपने पतियों के अगेंस्ट में या जिसके साथ वो रह रही थी उनके अगेंस्ट में। और यह क्रिटिसिज्म, यह आलोचना अपनी जगह बिल्कुल ही जायज़ है, लेकिन चूंकि यह एक तथ्य है कि भारत में महिलाओं के अगेंस्ट में जो वायलेंस होता है वो बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू जो मेन के अगेंस्ट में वायलेंस होता है। डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, समस्याएं दोनों ही गहन हैं, लेकिन चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस एक्ट को लेकर आए हैं, मेरे ख्याल से यह जायज़ है कि हम इसकी अच्छाइयों पर, इसकी अच्छी बातों पर ध्यान दें और कोशिश करें कि देश में जो महिलाएं किसी भी प्रकार की हिंसा से स्ट्रगल कर रही हैं, लड़ रही हैं, वो कैसे मोस्ट इफ़ेक्टिव तरीके से इस एक्ट का, इस अधिनियम का अपने अधिकारों के लिए यूज़ कर पाएँ। तो सबसे सर्वप्रथम सवाल यह है कि डोमेस्टिक वायलेंस में हिंसा किसे माना गया है। हिंसा को बहुत ही ब्रॉड डेफिनेशन दिया गया है, चाहे वो फिज़िकल वायलेंस हो, किसी भी प्रकार का फिज़िकल हिंसा हो, चाहे इमोशनल वायलेंस हो, चाहे सेक्सुअल वायलेंस हो, चाहे इकोनॉमिक वायलेंस हो, ये सभी जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में कवर की गई हैं। इसका मतलब यदि आपका पति या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जिसके साथ आप एक शादी जैसी रिलेशनशिप में रह रही हैं, तो आप के ऊपर किसी भी प्रकार का वायलेंस नहीं किया जा सकता। यदि कोई व्यक्ति आपके अगेंस्ट में गलत शब्दों का उपयोग करता है, आपको मारता है, पीटता है, एक थप्पड़ ही क्यों नहीं मारता है, वो भी डोमेस्टिक वायलेंस में आता है। यदि किसी प्रकार से वो आपको कुछ ऐसा मटेरियल देखने के लिए विवश करता है जो आप नहीं देखना चाहती, आपको किसी भी प्रकार से विवश करता है जो आपको इमोशनल ट्रॉमा देता है, वो भी इस एक्ट के अंदर कवर आता है। कई बार देखा गया है कि पति अपनी पत्नी को घर चलाने के लिए या किचन चलाने के लिए जो बेसिक पैसा चाहिए या महीने के लिए वो भी प्रोवाइड नहीं करता, तो वो भी जो है वो एक प्रकार से इकोनॉमिक वायलेंस के अंतर्गत इस एक्ट में कवर किया गया है। कई बार महिलाओं की सोच यह होती है कि जब बहुत मार पीट दिया कि समाज देखने लगे कि उसका चेहरा जो है वो लाल पीला पड़ गया है, उस पर दाग पड़ गए हैं, तब हमें लगता है कि कोई लीगल केस बनता है। लेकिन इस बात को मैं जितना भी चाहूँ उतनी मैं इसको जितना भी चाहूँ ये कम होगा बोलना कि किसी भी प्रकार का वायलेंस, आपको यदि एक थप्पड़ भी पड़ता है, आपका कोई बाल भी खींचता है, तो वो भी हिंसा है और इसे रिकॉग्नाइज करना बहुत आवश्यक है। तो फिर हम दूसरे सवाल पर आते हैं। यदि आपके अगेंस्ट में किसी प्रकार की हिंसा हो रही है और आप अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहती हैं, आप क्या कर सकती हैं। यदि आप एक गांव में हैं, एक ऐसे मोहल्ले एरिया छोटी जगह पर हैं जहां पर आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, तो इस अधिनियम के अंतर्गत यह रिक्वायरमेंट है कि प्रोटेक्शन ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जाए।
हर लोकल लेवल पर एक सुरक्षा ऑफिसर या प्रोटेक्शन ऑफिसर को अपॉइंट किया गया है, जिसका काम है कि जैसे ही कोई महिला उस तक पहुंचती है या उसे पता चलता है कि किसी घर में घरेलू हिंसा हो रही है, वो व्यक्ति चाहे महिला हो या पुरुष हो, वो आपको मदद करेंगे इस एक्ट में अपने अधिकारों को लाने के लिए। एक्ट में एक एप्लीकेशन दी गई है, आपको एप्लीकेशन भर के बताना पड़ेगा कि किसके अगेंस्ट में कौन है जो आपके प्रति हिंसा कर रहा है, किस प्रकार की हिंसा हो रही है, आपको उसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। ये पूरा एप्लीकेशन फॉर्म में है। यदि आपको भाषा नहीं आती, आप लिख नहीं सकती, तो जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है, जो सुरक्षा ऑफिसर है, वो आपको बिना किसी पैसे के आपको यह एप्लीकेशन भरने में और कोर्ट तक पहुंचाने में मदद करेगा। यदि आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी है, तो प्रोटेक्शन ऑफिसर का काम यह है कि वो आपको हॉस्पिटल में जो इमीडिएट मेडिकल केयर है वो प्रोवाइड करवाए। यदि आप वकील से मिलना चाहती हैं लेकिन आपके पास वकील को देने के लिए पैसा नहीं है, तो यह भी प्रोटेक्शन ऑफिसर का काम है कि वो आपको यह मदद जो है वो जल्द से जल्द मुहैया कराए। आपने एक एप्लीकेशन बनाई और आपने उसको कोर्ट तक पहुंचाया। आपकी एप्लीकेशन पहुंचने के 3 दिन के अंतर्गत में कोर्ट को एक हियरिंग की डेट जो है वो फाइनलाइज करना पड़ेगा। आप कोर्ट के सामने जाएंगी, अपना जो भी केस है वो प्रेजेंट करेंगी और सुनने के 60 दिन के भीतर कोर्ट को एक किसी ना किसी ऑर्डर पे अपना एक ऑर्डर पास करना पड़ेगा, एक जजमेंट जो है वो देना पड़ेगा। कोर्ट को यदि यह लगता है कि आपका सामने पहली नज़र में देखने पे ही आपका केस बहुत ही मजबूत है, तो कोर्ट बिना सामने वाली पार्टी को सुने ही आपके फेवर में ऑर्डर दे सकती है, जिसे हम कहते हैं एक्स पार्टे ऑर्डर, मतलब एक तरफा ऑर्डर। आपको केवल कोर्ट जो है वो एक एफिडेविट मांगेगी। एफिडेविट मतलब आप शपथ लेंगी कि आप जो भी कह रही हैं वो सत्य कह रही हैं, और उसके बेसिस पर जो है वो कोर्ट आपके फेवर में जजमेंट दे सकता है, ऑर्डर तो दे ही सकता है। इसी प्रकार से कोर्ट को यदि लगता है कि कोई भी अंतरिम ऑर्डर देना है, मतलब पूरा मामला को समझने में, सुलझाने में समय लगेगा, लेकिन आपकी कोई इमरजेंसी है, आपको कोई कुछ चीज़ है जो वो एकदम से चाहिए, तो कोर्ट आपके फेवर में जो है वो एक इंटरिम ऑर्डर या अंतरिम ऑर्डर भी पास कर सकती है। अब आप पूछेंगे कि कौन से कोर्ट के सामने मुझे जाना होगा। यदि लॉ की बात करें तो डोमेस्टिक वायलेंस के जो मैटर्स हैं वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, या जो बड़े शहर हैं, मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ हैं, वहाँ पे मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट होता है, उनके सामने यह मामला जाता है। या तो प्रोटेक्शन ऑफिसर एप्लीकेशन भिजवा सकता है, या आप सीधे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने मामला जो है वो आपकी एप्लीकेशन जो है वो ले जा सकती हैं। मैक्सिमम प्लेसेस में एक से अधिक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होते हैं। और आप ये भी सोच सकती हैं कि मैं कौन से शहर या कौन से गांव के जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के सामने अपना मामला लेके जाऊंगी। इस पे यदि गौर करें तो जहाँ पे आप रहती हैं, चाहे परमानेंटली या टेम्परेरीली, या जहाँ पे आप काम करती हैं या जहाँ पे आप नौकरी करती हैं, आप या तो वहाँ पे एप्लीकेशन उस जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने, उस शहर के या उस गांव के जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने अपना मामला दायर कर सकती हैं, या जहाँ पे सामने वाला व्यक्ति जिसके अगेंस्ट में आप कंप्लेन कर रहे हैं वो जिस भी शहर या गांव में रहता है, टेम्परेरीली या परमानेंटली, या काम करता है या नौकरी करता है, आप वहाँ पर भी ये मामला जो है दायर कर सकती हैं। या तीसरी जगह जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, मतलब आप दोनों अलग अलग शहर में रहते हैं या काम करते हैं और कहीं तीसरी जगह पे आपके खिलाफ में किसी प्रकार की हिंसा हुई, तो आप वहाँ के कोर्ट के सामने भी अपना मामला दायर कर सकती हैं। हर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का एक टेरिटोरियल डिवीज़न होता है। कोई भी आपको कोर्ट में बहुत आसानी से बता देगा कि कौन से पर्टिकुलर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के सामने जो है, एक कोर्ट में जब आपको शहर पता चल गया है तो उस शहर में जो कोर्ट है उसमें कौन से मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के सामने आपका मामला सुनवाई होगी, वो बहुत आसानी से आपको पता चल जाएगा। इसकी जो एप्लीकेशन है वो सारे प्रोटेक्शन ऑफिसर्स के पास रहती है। इंटरनेट पर भी बहुत ईजिली यदि आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। दूसरी बात इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको रिलीफ क्या क्या मिल सकता है। आपने कोर्ट के सामने अपनी एप्लीकेशन दी, कोर्ट के सामने हियरिंग हुई, आप कोर्ट के सामने क्या रिलीफ मांग सकती हैं, क्या प्रेयर मांग सकती हैं। इंटरेस्टिंगली कोर्ट आपको अलग अलग तरह के रिलीफ जो है वो दे सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रोटेक्शन ऑर्डर। यदि आपको लग रहा है कि आपके अगेंस्ट में हिंसा हो रही है और आप किसी व्यक्ति से प्रोटेक्शन चाहती हैं, तो कोर्ट प्रोटेक्शन ऑर्डर दे सकता है। आप पैसा चाहती हैं, आपको पैसा नहीं मिल रहा है, तो कोर्ट जो है वो मॉनिटरी ऑर्डर दे सकता है। आपके बच्चे के अगेंस्ट में यदि किसी प्रकार की हिंसा हो रही है और आप नहीं चाहती कि आपका पति जो है उसका किसी भी प्रकार से बच्चे तक जो है एक्सेस हो, वो बच्चे तक पहुँच पाए, तो आपको कस्टडी ऑर्डर जो है वो मिल सकता है। तो अलग अलग विभिन्न प्रकार के ऑर्डर्स जो हैं आपकी सिचुएशन के अनुसार कोर्ट आपको वो ऑर्डर जो है वो आपके फेवर में दे सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आपके फेवर में ऑर्डर आ जाता है या जजमेंट आ जाता है, तो
60 दिन के भीतर, मतलब ऑर्डर आने के 60 दिन के भीतर जब आपको नोटिस मिलता है कि आपके फेवर में या अगेंस्ट में क्या ऑर्डर आया है, या सामने वाले को जब भी नोटिस मिलता है, जो कोई भी डेट बाद में हो, आप में से कोई भी 60 दिन के भीतर उसमें सेशंस कोर्ट के सामने अपना मैटर जो है वो अपील कर सकते हैं। तो किसी भी कारण से यदि पहले कोर्ट में आपके फेवर में नहीं आया तो आप सेशंस कोर्ट तक भी जो है वो जा सकती हैं। बहुत सारे लॉज हैं, बहुत सारे केस लॉज हैं। कोर्ट जो है इस एक्ट के अंदर केवल यह देखता है कि क्या महिला के अगेंस्ट में किसी प्रकार की हिंसा हो रही है और कैसे हम उसे जल्द से जल्द जो है उसे सुरक्षा प्रोवाइड करें, या उसे पैसा चाहिए तो पैसा प्रोवाइड करें।